गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रतिबिंब समावयवी। तो देखिए प्रतिबिंब समावयवी क्या होते हैं। वे प्रकाशिक समावयवी जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं प्रतिबिंब समावयवी कहलाते हैं। अर्थात ऐसे समावयवी जो दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, मतलब एक जैसे दिखते हैं, मतलब इनकी संरचना एक जैसी होती है, लेकिन ये एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते। अध्यारोपित का मतलब है जैसे आप लेफ्ट साइड का मोजा राइट साइड में नहीं पहन सकते, राइट वाला लेफ्ट में नहीं पहन सकते, लेकिन दोनों मोजे दिखते एक जैसे हैं, ठीक है कि नहीं। तो वैसे इनकी संरचना एक जैसी होती है, लेकिन ये एक दूसरे पे अध्यारोपित नहीं होते हैं। आप एग्जाम्पल में देख सकते हो, यहाँ पे इस चीज़ से समझिए आप। यहाँ पे OH देखो लेफ्ट साइड में है, तो यहाँ पे मिरर इमेज प्रतिबिंब इसके अंदर ये राइट साइड में आ गया, ठीक है कि नहीं। ये मैथिल ग्रुप देखो राइट साइड में है, मिरर में ये लेफ्ट साइड में आ गया। इट मीन्स ये एक दूसरे पे अध्यारोपित नहीं हो रहे हैं। अगर आप इस मॉलिक्यूल को, इस अणु को ऐसे कैसे उठा के इसके ऊपर रखोगे, तो क्या ये OH इस OH पे जाके बैठेगा? नहीं बैठेगा। ये OH कहाँ जाके बैठेगा? इस CH3 पे जाके बैठेगा। इसका मतलब ये अध्यारोपित नहीं होते हैं, ठीक है। DL नामकरण पद्धति, सापेक्ष व निरपेक्ष विन्यास। देखिए नाम पद्धति के लिए क्या किया गया, किसी को आधार माना गया। जैसे इसके अंदर जो है ये जो विन्यास होते हैं, इनके लिए जो नाम पद्धति के लिए विन्यास जो माना गया, वो माना गया गिल्सरी एल्डिहाइड, ठीक है कि नहीं। तो गिल्सरी एल्डिहाइड के सापेक्ष ये जो है वास्तविक अणुओं का पता करके इनका नाम दिया गया D और L रूप जो है, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो निरपेक्ष विन्यास यह अणु का वास्तविक विन्यास होता है, और सापेक्ष विन्यास इस विन्यास में अणु का विन्यास किसी अन्य मानक विन्यास वाले अणु से तुलना करके निश्चित किया जाता है। मतलब निरपेक्ष विन्यास तो है कि कोई उसका जो वास्तविक विन्यास है वो इसका हो जाएगा आपका क्या, निरपेक्ष विन्यास। और अगर अणु को किसी दूसरे के सापेक्ष उसकी संरचना या उसको किसी दूसरे के सापेक्ष अपन तुलना करके बनाते हैं, तो वो होगा सापेक्ष विन्यास। अब यहाँ पे देखिए गिल्सरी एल्डिहाइड है, जैसे कि एग्जांपल में अपन ने लिया गिल्सरी एल्डिहाइड। तो इस गिल्सरी एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या है? CHO, C ये किरेल, इसके OH और H जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे CS2OH जुड़ा हुआ है। ये इसका D रूप है, ठीक है कि नहीं। D गिल्सरी एल्डिहाइड है, और यहाँ पे OH जो है वो राइट साइड में है, क्लियर। अब इसका L रूप देखो, यहाँ पे इसका L रूप है, यहाँ मिरर इमेज बना, OH आ गया लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में आ गया, तो मतलब ये हो गया लियो रोटेटरी, मतलब कि L गिल्सरी एल्डिहाइड, क्लियर। अब अगर मैं ये जो गिल्सरी एल्डिहाइड है, इसको अपन ने क्या मान लिया? आधार मान लिया। इसको अपन ने आधार मान लिया, इसके सापेक्ष किसी दूसरे अणु की तुलना करेंगे। तो यहाँ पे ये गिल्सरी एल्डिहाइड ले लिया, इसका अपन ने ऑक्सीडेशन करवा दिया। जब इस D गिल्सरी एल्डिहाइड, ये D गिल्सरी एल्डिहाइड है, ठीक है कि नहीं, इसका अपन ने ऑक्सीडेशन करवाया, तो यहाँ पे जो समूह है CHO, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ये बदल गया COOH में, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर COOH। तो यहाँ पे ये बन गया आपका D, यहाँ पे ये क्या बन गया? देखो गिल्सरी एल्डिहाइड से क्या बन गया? गिल्सरिक एसिड, इसका नाम है गिल्सरिक एसिड। कौन सा रूप है? D रूप है, तो D गिल्सरिक एसिड बन गया। ये इससे इसकी तुलना इससे की है, दोनों का नीचे का पोर्शन सेम है। देखो दोनों का नीचे वाला पोर्शन सेम है, इसका भी और इसका भी, केवल यहाँ पे ऑक्सीडेशन करवाने से CHO की जगह COOH आ गया, तो गिल्सरी एल्डिहाइड की जगह ये गिल्सरिक एसिड बन गया, ठीक है कि नहीं। तो सापेक्ष विन्यास हो गया ये। इसी तरीके से अब ये जो D गिल्सरिक एसिड लिया था, जिसको लैक्टिक एसिड बोलते हैं, गिल्सरिक एसिड लिया था, ये गिल्सरिक एसिड है। देखिए दोबारा से देखिए आप, यहाँ पे ये गिल्सरिक एसिड है, इसमें नीचे देखो CH2OH है। इस ग्रुप को चेंज कर दें अपन, और यहाँ पे क्या लिख दिया? CH3 लिख दिया, तब इसका नाम हो जाएगा
लैक्टिक एसिड, ठीक है कि नहीं, डी माइनस लैक्टिक एसिड, माइनस वाला। अब ये कन्वर्ट होगा, इसका मिरर इमेज देखिए ये है, यानी यहाँ पे ये राइट साइड में है तो यहाँ पे ये लेफ्ट साइड में आ गया, तो ये एल लैक्टिक एसिड हो गया, क्लियर। तो ये इसके सापेक्ष हो गया। इसी तरीके से जो एल टार्ट्रिक अम्ल है, ये एल टार्ट्रिक अम्ल है, यहाँ पे ये OH राइट साइड में, यहाँ पे ये OH लेफ्ट साइड में है, ऊपर नीचे COOH ग्रुप है, ठीक है कि नहीं। तो ये एल टार्ट्रिक अम्ल है, इसका रूप निकाल लें डी टार्ट्रिक एसिड, जहाँ पे ये बदल गया, ये लेफ्ट साइड में आ गया और ये राइट साइड में आ गया। तो यह तुलना करके ये बताया जाता है, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है ये। नेक्स्ट है अप्रतिबिंबी समावयवी, वे प्रकाशिक समावयवी यौगिक जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते हैं। अभी जो अपन ने एग्जाम्पल पढ़ रहे थे, ये सारे एग्जाम्पल क्या थे, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब थे, ठीक है कि नहीं, एक दूसरे के क्या थे, दर्पण प्रतिबिंब थे, इसलिए इनको प्रतिबिंब समावयवी बोला गया। ये सब एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब थे, इसलिए इनको प्रतिबिंब समावयवी बोला गया। लेकिन अब जो हम पढ़ रहे हैं अप्रतिबिंब समावयवी, अप्रतिबिंब का मतलब जो दर्पण प्रतिबिंब नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए जो दर्पण प्रतिबिंब नहीं होता उनकी अगर अपन बात करें तो ये देखिए एग्जाम्पल, COOH आपको नजर आ रहा है ऊपर की तरफ, ये जब ये घूमेगा, नीचे वाला यूं घूमेगा, देन यहाँ पे COOH, ये भी COOH, कोई दिक्कत नहीं है। और जब ये घूमा तो ये OH यहाँ पे चला गया लेफ्ट साइड में, ये OH यहाँ चला गया राइट साइड में, ठीक है कि नहीं। इसके अलावा यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये टार्ट्रिक एसिड है, इसका डी रूप, टार्ट्रिक एसिड का ये डी रूप है, ये एल रूप है। लेकिन अगर हम इसको इस एग्जाम्पल में देखें, यहाँ आप देखिए दोनों OH ग्रुप जो है राइट साइड में है, दोनों OH ग्रुप कहाँ है, राइट साइड में है, ठीक है कि नहीं। तो इसमें देखो सिमेट्री पाई जाती है, ये इसमें सिमेट्री है, ये इसमें सिमेट्री है, सिमेट्री तल है इसमें, ठीक है कि नहीं, इसमें सिमेट्रिक तल है। इस तल से अपन इसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। और हमने पढ़ा था जिनके अंदर सममित तल पाया जाता है, जिनके अंदर सममित तल पाया जाता है वो प्रतिबिंब समावयवी नहीं होते हैं, वो प्रतिबिंब समावयवी नहीं होते हैं। जिनमें सममित तल पाया जाता है वो प्रतिबिंब समावयवी नहीं होते हैं, तो ये प्रतिबिंब समावयवी नहीं होगा। इसके अंदर भी सममित तल है तो ये भी नहीं है, ये क्या है, तो फिर ये अप्रतिबिंब समावयवी हैं, ये अप्रतिबिंब समावयवी हैं। चलो अगला टॉपिक है हमारा रेसिमिक मिश्रण। तो रेसिमिक मिश्रण देखो होता क्या है, वैसे आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इसको पढ़ा था एक जगह, SN1 और SN2 रिएक्शन के अंदर आपको रेसिमिक मिश्रण के बारे में बताया गया होगा। तो रेसिमिक मिश्रण क्या होता है, देखो अपन ने यहाँ पे क्या पढ़ा, प्रतिबिंब के अंदर जो डी वाले कंपाउंड होते हैं ना, डी समावयवी, वो समतल ध्रुवित प्रकाश को क्लॉकवाइज घुमाते हैं यूं, ठीक है कि नहीं। मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको रेसिमिक मिश्रण समझ में आ जाए। और अपन ने पढ़ा था जो एल वाला रूप है, जो एल वाले कंपाउंड हैं वो समतल ध्रुवित प्रकाश को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं यूं, ठीक है कि नहीं। तो ये तो घुमाता है यूं और ये घुमा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ये ठीक है कि नहीं। अब अपन इस डी और इस एल को बराबर बराबर मात्रा में ले लें, 50% मैं ले लूँ डी और 50% ही मैं ले लूँ एल, तो समतल ध्रुवित प्रकाश को डी वाला घुमाएगा क्लॉकवाइज, तो ये 50% एल वाला घुमा देगा उसको वापस से एंटी क्लॉकवाइज। अर्थात समतल ध्रुवित प्रकाश क्लॉकवाइज घूमा और वापस से एंटी क्लॉकवाइज घूम गया, वो बराबर बात एक ही होगी, जीरो हो गई बात कि क्लॉकवाइज घूमा, डी ने उसको क्लॉकवाइज घुमाया, एल ने उसको वापस से
एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, इसका मतलब ऑल ओवर समतल ध्रुवित प्रकाश घुमा नहीं। और घुमा नहीं तो मतलब वो कंपाउंड क्या होगा, प्रतिबिंब समावेवी नहीं होगा, वो प्रकाशिक एक्टिविटी या ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगा, वो कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी वाला नहीं होगा, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ ये रेसिमिक मिश्रण यही चीज़ है। इस रेसिमिक मिश्रण में क्या करते हैं, 50% डी ले लें और 50% एल ले लें, दोनों को मिला दें। मिलाने के बाद में ये जो विलयन मिश्रण बना इनका, इस मिश्रण को ही रेसिमिक मिश्रण कहते हैं। ये मिश्रण ही इसका क्या कहलाता है, रेसिमिक मिश्रण कहलाता है। आगे बात समझें तो आगे देखिए, तो ये प्रकाशिक सक्रिय होते हैं। देखो प्रकाशिक सक्रिय मतलब जो डी और एल है वो प्रकाशिक सक्रिय होते हैं, वो प्रकाश को तल को घुमाते हैं, लेकिन एल उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो डी उसको क्लॉकवाइज घुमा देता है उतना ही, तो वो बराबर हो जाता है, अर्थात वो अप्रकाशिक सक्रिय में कन्वर्ट हो जाता है। रेसिमिक मिश्रण अप्रकाशिक यानी प्रकाशिक अक्रिय, या तो अप्रकाशिक बोल दीजिए या आप बोल दीजिए प्रकाशिक अक्रिय। क्लियर? चलिए आगे देखिए, बदलने ये जो रूप है, ये जो रेसिमिक मिश्रण है, तो इसकी जो बदल गए ना, अब आप देखिए इसमें मैंने आपसे कहा कि डी और एल क्या था, प्रकाशिक समावेवी था, यानी प्रकाशिक सक्रिय था। जब ये दोनों को मिला दिए तो वो क्या हो गए, प्रकाशिक अक्रिय हो गए। तो ये जो बदलने की प्रक्रिया है इसी को हम क्या बोलते हैं, रेसिमीकरण। अब इनको पृथक कैसे किया जाए, तो इनको पृथक करने की कई विधियां हैं, गर्म करके, सवतर रेसिमीकरण, रासायनिक रेसिमीकरण, ये तो बनाने की विधियां हैं रेसिमीकरण की, ठीक है कि नहीं, ये बनाने की विधियां हैं तीनों। और पृथक्करण करने की जो विधियां हैं वो है यांत्रिक वियोजन, जैव रासायनिक वियोजन, क्रोमेटोग्राफी वियोजन और रासायनिक विधियां। और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल मैंने आपको लाइव क्लास में बता ही दिया था, ठीक है कि नहीं। अगर कोई समझ में नहीं आया हो कोई टॉपिक तो पूछ लेना, चैप्टर आपका ये पूरा जो है ख़त्म हो गया है।